गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो लास्ट क्लास में हमने संथालों और पहाड़ियों के बीच में जो आपसी टकराव था उसके बारे में पढ़ा था। तो आज जो क्लास है हम इसमें संथाल और पहाड़ियों की जो आजीविका है, जिससे उनका गुजर बसर होता था, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि संथालों द्वारा विद्रोह जो किया गया था 1850 में, वो क्यों किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास का जो मोटिव है यह दोनों कवर करने वाला होने वाला है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी जो भी डाउट है, पर्सनल डाउट है, आप जो नीचे इंस्टाग्राम और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, लिंक का नाम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाल दिया है। तो जो भी डाउट है उसको वहाँ पर जाके पूछिए और मैं आपका जो अगली क्लास में उस डाउट को लूँगा और उसे सॉल्व करूँगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने संथालों और पहाड़ियों के आपसी टकराव के बारे में पढ़ा कि कैसे अंग्रेज़ों ने संथालों को बुलाया और पहाड़ियों को भगाने के लिए संथालों का कैसे प्रयोग किया। उन्होंने, जैसे मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, संथालों को बुलाया और वहाँ की जो पहाड़ी की, जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, उसके अंदर जो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, उसको प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर खेतों का निर्माण करने के लिए संथालों से कहकर उस जंगल का सफाई करवाना शुरू किया। और साथ ही जो भी पहाड़ी उनके रास्ते में आ रहे थे उनके साथ उन्होंने उनको मारा, उनके साथ लड़ाई वड़ाई करी और पहाड़ियों को आगे भेज दिया, क्योंकि संथाल और ज़्यादा खूंखार थे। फिर क्या होता है, मैंने आपको और आगे की जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी बता दी थी। अब पहले हम इनकी आजीविका के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहाड़ी अब जा चुके हैं और पूछ सकते हैं कि संथाल और पहाड़ियों की आजीविका में क्या अंतर था, यह कैसे अपना गुजर बसर करते थे। तो सबसे पहले हम संथाल के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहले हम पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। संथाल की बात तो हो ही जाएगी, क्योंकि संथाल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल था। जैसा हम जीते हैं वैसे ही यह भी जिया करते थे, जैसे नॉर्मल एक कोई गाँव का व्यक्ति जीता है वैसे। लेकिन जो पहाड़ियाँ थे, यह एक तरह से वनवासी, तो यह एक तरह से वनवासी थे। और वनवासियों का जीवन कैसा होगा, यह तो जानने वाली बात और सोचने वाली बात भी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यह खाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यह खाने के लिए किसका, महुआ करके एक पेड़ होता है, उसका फूल होता है, उस फूल का प्रयोग यह खाने के लिए करते थे। साथ में बहुत सारी दालें और बाजरा बोते थे। ठीक है, दालें और बाजरा बोते थे। मैंने आपको बताया था कि झूम खेती करते थे 4 साल में, 5 साल में। जब तक उस खेती की थोड़ी उपजाऊपन ख़त्म नहीं होता था, वह उस खेती का यूज़ करते, उस खेत का यूज़, ज़मीन का यूज़ करते, वहाँ पर दालें और बाजरा बोते थे, ताकि इनका पेट का पालन हो सकता। ठीक है, और आम का जो पेड़ होता है उसकी छाँव में ये सोया करते थे। इमली का जो पेड़ होता है उसके बीच में झोंपड़ा बना के रहा करते थे। तो और साथ में क्या होता है, ये क्या करते थे, और भी बहुत सारे कार्य थे। जैसे, हाँ, ये एक तरह का टैक्स लिया करते थे, उसे कहते हैं पत्कर। पत्कर, यह पत्कर लिया करते थे। अब सोचने वाली बात है कि जब हमने मुगल काल पढ़ा तो उसके अंदर ये जो राजा महाराजा थे या फिर ये जो सम्राट थे, यह भी पत्कर लिया करते थे। ऐसे ही ये जो पहाड़ियाँ थे, उस टाइम पे राजमहल की पहाड़ियों के सरदार थे, वहाँ के राजा थे। तो यह वहाँ पे जो आने वाले व्यापारी थे उनसे पत्कर लिया करते थे। पत्कर लेने का इनका जो मेन मोटिव यह था कि आप हमें पत्कर दो, हम आपको सुरक्षा देंगे। जैसे इन्हीं के कुछ लोग हुआ करते थे जो व्यापारियों को जाते हुए लूट लेते थे, उनका जो सोना चांदी होता था उसे लूट लेते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनसे इनके जो समुदाय, जाहिर सी बात है, कोई भी पहाड़ी है, ठीक है, या कोई भी समाज है, हर समाज का कोई ना कोई मुखिया तो होगा ही। ठीक है, हर समाज का कोई ना कोई मुखिया होगा। तो इस जो पहाड़िए थे उनके भी मुखिया थे। उन मुखियाओं ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, इनसे पैसा तो हमें लेना ही है, क्यों ना लीगल तरीके से पैसा लिया जाए। तो उन्होंने लीगल तरीके से पैसा लेने के लिए क्या कहा, एक पत्कर निर्धारित कर दिया
उस पथकर को लेते और जो जो व्यापारी उनको पथकर देते वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर देते और ये कह रहे थे कि जब भी आप हमारे राजमहल के पहाड़ी के रास्ते में से निकलोगे, हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे और ना ही आपको किसी प्रकार से लूटेंगे। तो यह एक तरह का सुरक्षा कर हुआ करता था। साथ ही यह जब इनके पास धन खत्म हो जाया करता तो यह पहाड़ियों से उठकर समतल मैदानों में जाया करते। समतल मैदानों में जाने के लिए क्या करते, समतल मैदानों में जाते और वहाँ से जितना भी हाथ में जो लगा, जैसे खाना पीना, धन संपदा, हीरे जवाहरात जो भी होता लूट लेते और फिर वापस पहाड़ियों में चले जाते। तो जो समतल मैदानों के मुखिया थे वह भी इनसे शांति का समझौता करते, शांति समझौता करते और इनसे कहते कि हम आपसे शांति का समझौता करते हैं, आप हमसे एक निश्चित धन ले लीजिए और यहाँ पर आना बंद कीजिए। तो उन्होंने यह काम भी किया। ऐसा ही इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी किया, इन्होंने अंग्रेज़ों को बख्शा नहीं। इसीलिए अंग्रेज़ इनसे बिल्कुल तंग आ चुके थे, बहुत जिग गए थे इनसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संथालों की। यह है खेती के लिए फावड़ों का इस्तेमाल करते थे। फावड़ों का नहीं, सॉरी, हल का। ठीक है, और ये करते थे फावड़े का। आपको पता है फावड़ा किसे कहते हैं? जो एक डंडा होता है जिसके अंदर और सामने से इतनी बड़ी चौड़ी करके पत्ती उसके अंदर लगी होती है, वो कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में फावड़ा होता है। इसकी जो लेंथ, इसकी जो चौड़ाई होती है वो अच्छी खासी होती है, ऐसे करके। ठीक है, ये फावड़ा का यूज़ करते थे और ये जो थे ये हल का यूज़ करते थे। हल आपको पता ही होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं, हाफ और हल, हा माने हल, जो कुछ इस टाइप में बना होता था, ये हल का यूज़ करते थे। इनका जो फावड़ा होता है उसे कुदाल भी कहते हैं, कुदाल भी कहते थे, अभी अब भी कहते हैं वैसे तो कुदाल। ठीक है, और आपसे पूछ भी सकता है कि कुदाल और हल के बीच में जो आपसी विद्रोह था उसे बताइए, क्योंकि इनका जो मुख्य साधन था खेती करने का वह कुदाल था और इनका जो मुख्य साधन था खेती करने का वह हल था। तो कह सकते हैं कि कुदाल और हल के बीच का जो आपसी मुठभेड़ थी उसे बताएं। और एक और बात, इसी प्रकार जो जिस प्रकार का वह कर लिया करते थे, जैसे पथकर हो गया, जो मैंने बताया कि शांति समझौते के जो कर लिया करते थे, उस कर को यह खिरजा कहते थे। ठीक है, हाँ, तो खिरजा क्या है? एक तरह का कर है। ऐसे ही यह जो खेती किया करते थे इसके अंदर ये गेहूँ, बाजरा, दालें और सब्जियां भी बोया करते थे, ये जो संथाल थे। और यह व्यापार किया करते थे व्यापारियों के साथ, जबकि यह व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, तो यह पहाड़ संथाल और पहाड़ियों के बीच की जो आजीविका है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम संथालों के द्वारा अंग्रेज़ों, जो अंग्रेज़ थे, संथालों और अंग्रेज़ों के बीच जो विद्रोह था वह क्यों हुआ? क्योंकि संथालों को ही अंग्रेज़ों ने बुलाया था। ठीक है, तो जब हमने शुरुआत में बात की थी कि जब पहाड़ियों से अंग्रेज़ तंग आ गए थे तो उन्होंने क्या करा, संथालों को बुलाया और संथालों से कहा कि आप पहाड़ियों के पास जाओ, राजमहल की पहाड़ियों में जाओ और वहाँ पर अपनी स्थायी खेती चालू करो। तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा ही संथालों को सबसे पहले बुलाया गया, लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो 1850 के समय ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई जिनके कारण संथालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? क्योंकि संथालों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था यह 1857, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले का विद्रोह है जो संथालों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो विद्रोह था इसे होने के मुख्य कारण क्या थे, इन मुख्य कारणों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला मुख्य कारण है वह है दामिनी कोह। आपको पता होगा कि दामिनी कोह क्या है? दामिन ए कोह। अब आप सोच रहे होंगे कि दामिनी कोह इसके अंदर मुद्दा क्यों है? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने इन संथालों से भूमि को साफ़ करने के लिए कहा तो वो जो साफ़ और उपजाऊ भूमि थी उसे अंग्रेज़ों ने दामिनी कोह कहा। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने दामिनी कोह पर एक टैक्स लगाना शुरू कर दिया।
ठीक है। संथाल संथाल सोचते थे कि जो भूमि है ये है हमारी है, इसे हमने साफ किया है और अंग्रेज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आगे बढ़े पहाड़ियों का दमन पूरा हो चुका था, उस समय संथालों के साथ अंग्रेजों ने एक कूटनीति खेली और जो दामिनी को होता है इसके ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है साहूकार। साहूकारों के द्वारा अतिरिक्त ब्याज। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वह है साहूकारों के द्वारा अतिरिक्त ब्याज। अब जब भी हम खेती करेंगे, सिंपल सी बात, मैं आपको बिल्कुल सीधे उदाहरण में समझाता हूँ। साहूकार कौन होते हैं? साहूकार कौन होते हैं? सबसे पहले साहूकार क्या थे? साहूकार एक तरह के व्यापारी लोग थे जो जिनके पास अधिक धन होता था और वह अपना धन दे दिया करते थे किस पे? ब्याज पर। ठीक है, जैसे वर्तमान टाइम में भी होता है। तो साहूकारों ने क्या किया? अपना धन संथालों को दिया था, किस चीज़ के लिए? खेती के लिए। क्योंकि जब भी आज के टाइम में भी देख लो कि हम जब किसान हैं, जो किसान भाई लोग हैं हमारे, यह खेती करने के लिए धन लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही उस समय पे भी साहूकारों से संथालों ने धन लिया था। लेकिन जब संथालों को इन्होंने धन दिया उस समय पे इतना ब्याज नहीं ले रहे थे ये, जितना बाद में यानी 1850 के टाइम पर संथालों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा संथालों से लिया गया। इसीलिए इन्होंने अतिरिक्त ब्याज दिया गया। किसके कहने पर? ब्रिटिशों के कहने पर। क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा मोटिव था वह था कि संथालों से ज़मीन छीनी जाए और इस पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार हो जाए। ठीक है, तो साहूकारों के द्वारा अतिरिक्त कर लगाया गया संथालों के लिए। इससे भी संथाल बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वह है जमींदार लोग दामिन प्रदेश पर अधिकार जमा रहे थे। इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वह है कि जो जमींदार लोग थे, जितने भी जमींदार थे उस समय के, वह जो दामिन प्रदेश था, यानी दामिन प्रदेश, वो जो उपजाऊ भूमि थी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे थे। क्योंकि अंग्रेज उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे और इन्होंने कहा था कि जो ज़मीन है इसके ऊपर हमारा अधिकार है। क्योंकि जो समतल मैदान था उस समय की, जो समतल मैदान के जितने भी जमींदार थे वो पहले पहाड़ियों से खुंदक खाए बैठे थे और बाद में जब संथालों ने उस ज़मीन को साफ कर दिया तो इन्होंने संथालों के ऊपर अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया और उनकी जो ज़मीन थी उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये जो साहूकार थे ना, इन्होंने भी किया था। साहूकारों ने क्या किया? अतिरिक्त ब्याज होता जा रहा था। संथालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह ब्याज दे सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उनकी जो भूमि थी, यानी दामिनी कोह था, इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। जो सारा का सारा मेन मोटिव था वह सिर्फ एक था, ये था दामिनी कोह। जितनी भी जो कहानी है पूरी की पूरी पहाड़ियाँ और संथालों के बीच में सिर्फ एक चीज़ पे घूमती है, वह है दामिनी कोह। और कहते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? हमें इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम सीख सकें। पहाड़ी, और यहाँ पर एक वो भी बात आती है कि मतलब कर्मा अपने आप को दोहराता है। संथालों ने पहाड़ियों को भगाया, ठीक है। संथालों को अंग्रेजों ने बुलाया, ठीक है, और फिर संथालों को अंग्रेजों ने भगाया। जो मेन दिमाग चलाने वाला था वह ये था, इसने इसको बुलाया इसे भगाने के लिए, फिर इसी ने इसी को भी वहाँ से भगा दिया। पूरे का पूरा खेल यहीं पे साफ हो जाता है। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हर किसी उसके अंदर, हमें जैसे कोई भी कहानी है, ये भी किसी कहानी से कम नहीं है, बस ये है कि ये सच्ची घटना है। तो हमें क्या सीखना चाहिए इससे? कि हमें कभी किसी की बातों में आकर किसी के ऊपर अपना, मतलब किसी भी चीज़ को अपना नहीं समझना चाहिए। ये भी इसका जो मेन मोटिव है। और मेन मोटिव क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि सीखना है।
हर कोई कहता है कि इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास क्यों पढ़ें। इतिहास पढ़ते हैं हम सीखने के लिए, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि जो इतिहास है यह अपने आप को दोहराता है। ठीक है, हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में भी लेके चलना है। इसीलिए मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप पेपर में तो कर सको और बाद में ये आपके लाइफस्टाइल के अंदर एक तरह से कहानी के रूप में आ जाए, ताकि आप कभी कोई गलती करने जाओ तो उससे बच सको। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो संथाल और इनके बीच का जो विद्रोह है ये समझ में आया होगा। हाँ, इसके अंदर बाद में क्या हुआ, यही जो मेन कारण थे जिसकी वजह से 1850 के अंदर संथालों ने अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह कर दिया। अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड जय हिंद।